साथ मौजूद है हमारे परम मित्र मृणाल राही जी। और आज हम भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बड़ा ही उल्लास का दिन है। इस मौके पर पूरे देश में बड़ा खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल। और राही जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा इसके उपलक्ष्य में। हमारा देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष के आसपास हो गए हैं। और आजादी के 2-2.5 वर्ष पश्चात हमारे देश का कानून भी शुरुआत हो गई। कानून की संविधान लागू हो गया। देश में कानून व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो तब से लेके आज तक भारत का जो संपूर्ण ढांचा है, जिसमें नगरीय जीवन भी आता है और ग्रामीण जीवन भी आता है, इसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनकी गति किस प्रकार रही है और किस तरह से आप उसको देखते हैं देश में सामाजिक परिवर्तन को? देखिए, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मृणाल राही। देखिए, मैं बता दूं कि एक आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ बदला है। जैसे कि 1947 की मैं बात करूं तो एक ब्रिटिश शासन हुआ करता। जैसे ही उस शासन की समाप्ति हुई, एक संविधान की जरूरत थी। तो इस संविधान को लेकर के इसमें एक पहल की गई और इसकी एक समिति गठित हुई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर, नेहरू, गांधी, यानी कि एक जितना भी एक मंत्रिमंडल था, उसमें सभी को अपना अपना एक कार्यभार दिया गया था। और जो जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर। और 1950 को ये लागू हो गया और उसी उपलक्ष्य में आज हम इस दिन को मनाते हैं। ये सभी की सहमति के अनुसार हमें किस तरीके का जो तंत्र चाहिए, किस तरीके का हम, जिसमें अनेकों मुद्दे हो सकते हैं, तो सभी को साथ लेकर के, जिसमें एक ही वर्ग विशेष की कोई बात नहीं थी, सारे वर्गों को समान लेकर के और सारा एक जितनी बार भी अर्थव्यवस्था है उसको टोटल ध्यान में रख करके इस पर काम किया गया। और फिर आने वाले कल को देखो, इसमें एक अच्छी पहल ये थी कि कौन जानता था कि इंटरनेट का युग आएगा। मगर लेकिन अभी मैं जल्दी में देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक इलेक्ट्रिक मीडिया को लेकर के कुछ प्रस्ताव पास करने जा रही है। तो उसके बहुत सारी वेबसाइट है जो फैक्ट चेक का काम करती हैं, मगर लेकिन वो पक्ष का और विपक्ष का दोनों का फैक्ट चेक करती हैं, मगर लेकिन गवर्नमेंट इससे सहमत नहीं है। गवर्नमेंट क्या है कि इसमें एक प्रस्ताव लेने जा रही है, जल्दी में ही एक प्रस्ताव पास कराने जा रही है। इसमें गवर्नमेंट इसे अपने अंडर में लेना चाहती है। हमें उस हुकूमत से छुटकारा मिला तो उस टाइम वो हमें उस कंडीशन में छोड़ गए थे कि हमारे को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। ये 47 की बात है, जब हमारा पार्टीशन हुआ था। तो जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था उस पाकिस्तान को अंकित कर दिया गया था, और फिर जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र था वो भारत तक सीमित हो गया था। एक देश किन्हीं दो देशों में डिवाइड हो गया। और हो जाने के बाद में फिर जो कार्यभार जो दिया गया, हालांकि पढ़ने को तो बहुत कुछ मिलता है, मगर लेकिन कहीं तक इसमें एक चुनाव प्रक्रिया हुई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन से लागू होने से पहले एक ऐसी प्रक्रिया हुई थी। और फिर गांधी जो कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने किसी भी पद लेने से इनकार कर दिया था, जबकि वो इस समिति से भी सहमत नहीं थे कि जो समिति कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर रही थी। तो गांधी जी का भी काफी अच्छा दखल रहा था। और रही नगरीय फिर ग्राम की बात करूं कि 1960 में एक हरित क्रांति का आगाज हुआ था हमारे देश में, जिसमें उन्नत फसलों को लेकर के और उससे तकनीकी व्यवस्था, जो कि फसलों को तकनीकी तरीके से एक डेवलप करने जैसा एक सिस्टम तैयार किया गया था कि उस तकनीक से खेती की जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी 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 प्रधानमंत्री थे, राइट? तो उन्होंने देश के युवाओं से, देश के किसानों से, बुजुर्गों से अपील की कि एक दिन का उपवास रखिए
और नई नई तकनीक से कृषि उत्पादन के क्षेत्र को आगे बढ़ाई है। तो इस तरह से वह समय हरित क्रांति, जो क्रांति इस तरह से आई, उसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। बिल्कुल। हरित क्रांति से मतलब हो गया था कि कृषि। बिल्कुल। और पहले एक व्यवस्था काम करती थी। मैं बता दूं कि अंग्रेजी शासन में सिर्फ एक व्यवस्था काम करती थी। वो वहाँ यो हमारे यहाँ का ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है। देखिए इसका जो डायरेक्ट जो सिस्टम था वो कहीं तक ब्रिटिश सरकार से जो रिलेटेड, जो उसको मान्य होता था वो हम पर थोप दिया जाता था। मगर लेकिन हमारा जब निजी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब राइट हो गया और वो पूरी तरीके से लागू हो गए, तो इसमें बदलाव क्या आया? तो अधिकारों की बात करूं, इसमें किसी भी वर्गवाद का कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा कि इसमें कोई विशेष बल दिया हो किसी वर्ग के लिए और किसी वर्ग को जो वहां तक सीमित कर दिया हो। और एक यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा रिजर्वेशन की, जो कि एक बहुत ही सक्रिय मुद्दा था। अब उस टाइम पे गांधी भी इसके जो पक्ष में ना थे, जबकि इसको पूरी समिति ने एक इस उस पर बेस पर इसको निर्धारित कर दिया कि इन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए, वो एजुकेशन में। और फिर एजुकेशन के बाद जो हमारा जो सिस्टम है जहाँ पर हमारी वैकेंसी रिक्वायर होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित होती है, तो उसमें भी कहीं तक इन्हों को आरक्षित रखा जाए। तो इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को इसमें शामिल किया गया था, जबकि जनरल को छोड़ करके बाकी जनरल भी इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, तो लेकिन जनरल कुछ निम्न दर तक सीमित थे। बाकी इन लोगों को असीमित तो नहीं बोलेंगे, मात्र 20 वर्ष के लिए कि कहीं तक इनकी आर्थिक स्थिति जो सही हो जाए, तो उसके लिए एक राइट दे दिया गया था। अब इसके बाद में बात करता हूँ दूसरे वर्ग की, जो एक महिला वर्ग है। महिला वर्ग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कोड बिल तैयार करा, हिंदू कोड बिल, जिसे हिंदू कोड बिल का नाम दिया गया। हिंदू कोड बिल को जब संसद में पास कराया जी, तो बड़ी विडंबना होती है कि गांधी जी ने इसका विरोध किया था, ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था, RSS ने इसका विरोध किया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर लेकिन उसमें क्या था, दिया क्या जा रहा था? उसमें सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात होती थी। महिलाओं को कहीं से घर से बाहर निकलने, शिक्षा देने, और फिर कुछ निजी क्षेत्रों को छोड़ करके गवर्नमेंटरी क्षेत्र में दखल देने तक सीमित था, और कुछ नहीं था इसमें ज्यादा। पहले हमारा देश सही पूछो तो एक रजवाड़ों में बटा हुआ था। पहले मुगल साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। मुगल भी थे, क्या थे, विस्थापित थे, अपने अपने क्षेत्र तक ये लोग सीमित थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ईस्ट इंडिया ने दखल दिया। जब अंग्रेजों का दखल बढ़ा तो उन्होंने अपने तरीके से डील करा। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों ने इसको जोड़ा, तो अंग्रेजों ने अपने हेडक्वार्टर जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, इस तरीके से इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म को अपना आयात निर्यात के लिए राजमार्गों का बड़े स्तर पर जो निर्माण कराया, और कराने के बाद में रेलवे ट्रैकों का भी निर्माण कराया साथ में साथ। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट भी बहुत कुछ किया, क्योंकि वो लोग कभी जाने को नहीं आए थे। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से जाए, पर लेकिन यहाँ की व्यवस्था मान लो, और फिर हमारा प्रोटेस्ट मान लो, जितना कि हमारे जितने बार भी सेनानी हुए, जिन्होंने बड़े स्तर पर एक आवाज उठा करके उनके शोषण को जो उजागर करा, और कहीं तक थोपी हुई राज्य व्यवस्था से तंग आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट में, जैसे कि वस्त्रों का, नमक का, काफी कुछ देखने को मिल रहा है। तो फिर मैं ज्यादा बात को नहीं खींचना चाहता, तो आगे मैं बताना चाहता हूँ कि नगरों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण बहुत जरूरत है। अभी आपने जिक्र किया था हिंदू कोड बिल का, जी सर, जिसके उपरांत
जो लागू होने के उपरांत जो मतलब उसकी स्थापना उसको स्थापित करने के उपरांत महिलाओं को विभिन्न अधिकार मिले। जी जी और इससे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी जी और सावित्रीबाई फुले बिल्कुल और प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख जी ने फातिमा शेख, अत्यंत बिल्कुल बहुत बड़े संघर्ष किए हैं महिलाओं के बालिकाओं की शिक्षा के लिए। जी तो वो चीज पहले भी हो चुकी है। बाद में हिंदू कोड बिल के द्वारा विभिन्न अधिकारियों के अधिकार दिए गए महिलाओं को और बालिकाओं को। शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की उच्च उच्च स्तर आया हो सामने। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा सवाल आपसे ये है कि शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए हैं आजादी के पश्चात आज तक? जो भी परिवर्तन आए हैं उनको किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए मैं बता दूं कि पहले से ही एक वर्ग वर्ग विशेष के तौर पे पहले हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था जो काम करती थी वो वर्ग विशेष की करती थी। बिल्कुल। और उससे उभरने के लिए कहीं तक जो एक आरक्षण है उसको सीमित रखा गया था। तो इसका कहीं तक लाभ मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। कहीं तक ये बात सभी को माननी चाहिए, मैं नहीं मानता, सबको माननी चाहिए। मेरे मानने से कुछ नहीं होता कि देखिए SC ST वर्ग कहीं तक अगर आज कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है तो इसमें कहीं तक रिजर्वेशन का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात कि कहीं तक शिक्षा को सीमित रखा गया। वो लेकिन जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया ये सीमित हो गई, अब उन क्षेत्रों तक सीमित होगी। अगर ऐसा नहीं है कि स्वर्ण समाज का है तो फिर उस तक ये व्यवस्था लागू होती नहीं। ये व्यवस्था ST समाज तक, माइनॉरिटी समाज तक, SC समाज तक, OBC समाज तक, सबको जो चाहे वो उसका रास्ता आरक्षित वर्ग के तहत जाता हो या कैसे जाता हो, मगर लेकिन एक समान उसके तहत सभी को अधिकार जो मिले। आज भी कहीं तक दिक्कत है, पर लेकिन कहीं तक मेन जो रोल रहा है वो रिजर्वेशन का है। देखिए रिजर्वेशन क्यों जरूरी था, इस पे थोड़ा जहां तक मेरा मानना है कि 1000 2000 3000 साल से जो वर्ण व्यवस्था चली आई भारत में उसमें सामाजिक विषमता बहुत अधिक आई, आर्थिक विषमता बहुत अधिक रही। भारत आजादी तक आर्थिक विषमता सामाजिक विषमता इस तरह के बहुत सारी दिक्कतें आई जिनको जिनको खत्म करने के लिए, सामाजिक समानता लाने के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए आरक्षण दिया गया निम्न निम्न स्तर के, जो निम्न जातियां थी या इस तरह की जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो भी था, तो सबको एक समान लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और देखिए हम किसी एक वर्ग विशेष को इस पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसमें उतना ही मुगलों का भी रहा है, उतना ही अंग्रेजों का रहा है, और जितना भी पहले जिन्होंने भी कार्यभार संभाला इस चीज के वो जिम्मेवार रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसके यही लोग जिम्मेवार हैं।